नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में। हमारे साथ है वरिष्ठ शिक्षाविद और कोटा में कभी कोचिंग पढ़ा चुके, कई इंटर कॉलेजों में टीचर रहे पंकज त्रिपाठी जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पंकज जी, उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, दूसरा टर्म है उनका और 2027 तक का कार्यकाल है। 2025 चल रहा है, भी 2 साल बचा है। योगी जी का दावा 2017 में ये था, जब वो आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, कि उत्तर प्रदेश का मैं विकास करूंगा। जब से वो मुख्यमंत्री बने 4-5 बार इन्वेस्टर समिट हो चुका है, जिसमें कई फ्रॉड कंपनियों से एमओयू हो चुका है, ये भी हुआ है, पकड़ में आई है बात। लेकिन अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, तो इन तीनों मामले में हम कहीं ना कहीं अभी उस कैटेगरी को अचीव नहीं कर पाए हैं जहां हमें होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो आबादी है या क्षेत्रफल है, वो पाकिस्तान से भी ज्यादा है। अभी जहां मोदी जी गए थे साइप्रस, जहां उनको सम्मान मिला है, उसकी जनसंख्या 13 लाख है, उससे ज्यादा 27 लाख तो लखनऊ में रहते हैं, जहाँ योगी जी रहते हैं। तो यहाँ की शिक्षा की स्थिति आप देखिए तो 6-7 साल हो गया, कोई बड़ा भर्ती नहीं हुआ है। हालांकि अभी योगी जी ने 2-3 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह के हाथों से 62-62 हजार तकरीबन सिपाहियों की भर्ती का नियुक्ति पत्र बांटा है। लेकिन शिक्षकों की स्थिति बड़ी खराब है। आए दिन धरना होता है, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे तदर्थ शिक्षक हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा का हाल हो। अभी मैंने कल परसों देखा, माध्यमिक शिक्षा का मुख्यालय जो है सूचना विभाग के बगल में है, तबादलों के लिए एडी चोटी लगी हुई है। और ऐसी ऐसी महिलाओं को मैंने देखा, कहना नहीं चाहिए, महिलाओं पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जिस तरह लाली पुट्टी लगा के आई थी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो स्कूल में पढ़ाती भी होंगी। तो और गांव के स्कूलों के बारे में तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। क्या कहेंगे, शिक्षा की स्थिति यूपी में क्या है और क्या होनी चाहिए? देखिए तिवारी जी, आपका विषय जो है बहुत ही युक्ति संगत है जी। वर्तमान समय में जो शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है जी, वो योगी सरकार उस पर उतना ध्यान दे नहीं रही है। इन्होंने उसको जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति में कन्वर्ट किया हुआ है, क्योंकि मेन उद्देश्य से अपने को डाइवर्ट करने के लिए। शिक्षा का जो बात है या शिक्षा का जो विषय है जी, उसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जी। जून 2022 में जी, इन्होंने माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी, जिसको हम सहायक अध्यापक कहते हैं, या इसका जब इसको हम पूरा लिखे तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं, और पीजीटी जिसको हम प्रवक्ता बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, उसकी 4163 वैकेंसी इन्होंने निकाली। ये 6 जून 2022 की बात है जी। उसके बाद इनकी क्या प्रोसेस स्टार्ट होती है, ये बड़ा हास्य का विषय हो जाता है। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ लव जी। इसको आप क्या कहेंगे? इसमें करते ये क्या है कि पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हुआ, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था जी, उच्च शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था। इसका सबका इन्होंने अमल कमीशन कर दिया, और उसकी जगह पर इन्होंने एक शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया, राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो ये सब भर्तियां करेगा जी। लेकिन उसका अमली जामा ये पहना नहीं पाए। अभी कुछ महीने पहले इन्होंने सितंबर 2024 संवता जी, ये डॉक्टर कीर्ति पांडे जी को उन्होंने वहां का अध्यक्ष बनाया। 12 सदस्यों की नियुक्ति की। धीरे धीरे करके ये प्रोसेस करते रहे। फिर 2 उप सचिव आए इनके। उसके बाद इनके परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह आए, जो राजर्षि टंडन के मुक्त विश्वविद्यालय वहां कार्यरत थे। उसके बाद बार बार ये परीक्षा की डेट बदलते रहे। उन्होंने 3 बार पीजीटी का एग्जामिनेशन डेट और 3 बार टीजीटी की एग्जामिनेशन डेट बदली है। अभी मेरे कुछ मित्रों ने मुझे सूचना दी है कि आज भी 17 जून को वहां पर लड़के धरना देने के लिए कि टीजीटी पीजीटी की एग्जैक्ट डेट की जाए, राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने डटे हुए हैं। तो ये इनकी हाल है, यानी कि लड़के को नौकरी चाहिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है, वो नौकरी के लिए जा रहा है, वहाँ धरना दे रहा है। अधिकारी वहाँ बैठे बैठे एसी में बैठते हैं, लड़कों को बैठाते, लड़के वहाँ जाते हैं, उनको एक कप चाय पिलाते हैं, वार्ता करते हैं और फिर विफल हो जाती है, और फिर उसके बाद उनको लौटा देते हैं, बताते हैं कि आपकी क्या कहते हैं कि वो नोटिस दी जाएगी। और नोटिस में तिथि निश्चित की जाती है, और उसके बाद फिर वो तिथि बदल जाती है। तारीख पे तारीख दे रहे हैं। तो ये क्या, ये हास्यास्पद तो बना रहे हैं नवयुवकों के साथ में, वो करना नहीं चाहते। और लड़के बताइए बाहर से आ रहे हैं। एक लड़के को मैं देख रहा था, वो मुझसे बता रही थी, मिली कि मैं रीवा से आई हूँ सर, 2000 रुपए मेरे पास में है,
मेरे पास इतनी गर्मी में, हाँ उतनी गर्मी 2000 रुपए में मैं यहाँ पर हॉस्टल में रह के अपना जीविकोपार्जन करती हूँ। बताइए वो कैसे क्या करेगी इतनी महंगाई में, इतनी महंगाई, 60 रुपए किलो टमाटर है। तो इस तरीके से ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि शिक्षा को इन्होंने क्या कहते हैं मजाक बना रखा नागरिकों के भविष्य को। अब तिवारी अगर बात स्वास्थ्य की करें तो आए हमारे उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक जी, हर बात इजराइल से लेके इराक तक की बात कर लो, हर चीज पे वो ज्ञान देंगे। लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग की बात कर लीजिए तो उनसे होता हुआ था कुछ नहीं है। मैंने एक बार उनसे अपने परिचित के लिए मेडिकल कॉलेज में बेड दिलाने के लिए कहा था, वो नहीं दिला पाए तो मैंने कह दिया था कि दादा आप किसी लायक नहीं हो, आप बस बने रहो, लाल बत्ती घूमो। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में ही आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है, कहीं आग लग जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। यहाँ मैं इंटरप्ट करूंगा तिवारी जी, जहाँ तक आपने ब्रजेश पाठक जी की बात की, ये तो कई पार्टियों से चेंज होकर फिर सब में हुआ है, होकर आए हैं, और इनका था उद्देश्य मेरे ख्याल से ये होता है कि किसी ना किसी बढ़िया पद पर मैं हमेशा रहूं, तो इसीलिए जिस पढ़ने को देखते हैं कि भारी उस पर ही चले जाते हैं। तो स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्ट्रेचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है कुशल, मशीनें हैं तो उसका टेक्नीशियन नहीं है, और टेक्नीशियन है तो मशीनें नहीं है, या कहीं कहीं ऐसा है कि मशीनें हैं वो बंधी रखी हुई है, उनको खोले नहीं गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट अखिलेश यादव ने बनाया था, बहुत बेहतरीन कबाड़ हो गया उसका, सारी मशीनें बंधी रखी हैं, स्पेशल डॉक्टर है नहीं, कहीं दवाई नहीं है तो कहीं डॉक्टर नहीं है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, उसके लिए देखिए यहाँ का सिस्टम तो, और गाँव की स्थिति तो और खराब है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उनकी स्थिति तो वो तो भगवान भरोसे चल रहे हैं। नहीं बेसिकली देखिए सिस्टम तो वाकई में शिक्षा और स्वास्थ्य का बिल्कुल खराब ही है, इसमें तो कोई नो डाउट नहीं है तिवारी जी। स्वास्थ्य के प्रति देखिए डॉक्टर हमेशा अपने इन टाइम नहीं पहुंचता है जी, डॉक्टर कभी टाइम पर आपको नहीं पहुंचा हुआ, वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, नर्सिंग होम खोले, वो जानता है कि मुझे वहां से काफी इनकम हो रही है, तो वहां जाकर अपना समय क्यों बर्बाद करना, तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, और साथ साथ देखिए मनी को वो सबसे महत्वपूर्ण समझ रहा है, मानवता खत्म हो चुकी है। दूसरी पहली चीज जहाँ तक मैं समझता हूँ, भगवान कहा जाता है, आई थिंक दिस इज माय ओपिनियन, मैं ये सोचता हूँ। दूसरी चीज ये है, जहाँ तक मैं स्वास्थ्य विभाग में देखता हूँ कि वहां पर क्या कहते हैं कॉम्पिटेंट डॉक्टरों का भी अभाव होता जा रहा है, क्योंकि जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो तो सोचते हैं कि मुझे इतना क्या कहते हैं जितनी सैलरी वहाँ प्रोवाइड की जा रही है वो अपोलो में दांता चले गए, तो वहाँ दूसरी जगह पर काम करना चाहते हैं, तो कॉम्पिटेंट डॉक्टर का अभाव होता जा रहा है, और यही चीज शिक्षा में भी है। तो देखिए मैं कभी कभी अपने बारे में सोचता हूँ या इस बारे में मनन करता हूँ कि बेसिकली देखिए हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो है IAS और IPS इनको इतना महत्व दे दिया गया, और दूसरे देशों में जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में टीचर की जॉब जो होती है व्हाइट कॉलर जॉब कही जाती है, उसका ज्यादा सम्मान है, अमेरिका में टेक्नोक्रेट का ज्यादा सम्मान है। इसी कारण है कि वो देश आज बहुत आगे है, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट को ज्यादा सम्मान है। अब इसी कारण एक तिवारी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फैक्चुअल चीज बताना चाहता हूँ कि जब राजमन्नार कमीशन सेटअप हुआ था तो राजमन्नार कमीशन ने रिकमेंडेशन की थी जवाहरलाल नेहरू जी से कि IAS IPS की पोस्ट को एबॉलिश कर दिया जाए, ये कहा था, हमें याद है, उसको एबॉलिश कर दिया जाए, लेकिन उस समय नेहरू जी वो सरदार पटेल जी उसको एग्री नहीं हुए थे, गृह मंत्री थे, क्योंकि उन्होंने कहा था, देखिए मैं छोटी सी चीज आपको बताता हूँ, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जैसे मान लीजिए थाने में कोई घटना होती है, किसी गांव में कोई घटना हुई, स्थानीय थाना पहुंचा, बदमाशों से मुठभेड़ हो गई उसकी, पुलिस वालों की, आप मेरे को आज तक ये बताइए कि किसी IPS को गोली लगी है ना? IPS तब पहुंचता है वहां पर जाके जब क्या सब काम हो चुका होता है, पुलिस वाले गोली खा चुके होते हैं, वो पहुंचता है खिंचाने के लिए, वो गाड़ी, देखिए तिवारी वो गाड़ी से उतरेगा, कहेगा कि देखिए साहब यहाँ पोस्टमार्टम के लिए इसको लास्ट बॉडी डेड बॉडी को वहां भेजो, इसके खिलाफ इधारा लगाओ, फिर अपना गाड़ी में बैठेगा, बाइट देगा, चैनलों को बाइट देगा, बाइट देगा और सलूट मार के चला जाएगा अपने बंगले पर। तो इसीलिए मेरे ख्याल से उनके मन में उपजा होगा, उपज हुई होगी राजमन्नार कमीशन के मन में कि ये IAS IPS की पोस्ट को एबॉलिश कर दिया जाए। ये मेरा अगर ये चीज हो गई होती तो एक अकाउंटेबिलिटी होती, एक क्राइटेरिया तय होता कि किसको क्या करना है और हम उसके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है। अब बात कर ले सड़क की, तो सड़क नहीं, बेसिकली ये लोग फील्ड में नहीं जाते। IAS IPS आप देखते होंगे कहाँ फील्ड में जाते हैं, ज्यादातर फील्ड में आपका CO जाता है, सर्किल अफसर जाता है, वो भी बहुत कम जाता है, स्टेशन ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस कांस्टेबल, यही अपना क्या कहते हैं क्षेत्र को संभालते हैं, यही उसका तहसीलदार चले गए पैमाइश कराने, बहुत हुआ नायब
चले गए या तहसीलदार चले गए, हाँ। बहुत बड़ा मामला है तो एसडीएम साहब कुर्सी से उठने का जहमत करते हैं, वो भी गर्मी में नहीं करते, वो एसी में बैठे रहते हैं, उनको वो अच्छा लगता है। आईएएस और आईपीएस जो होता है, हमें जितना त्रिपाठी समझ में आता है, हमारे कई आईएएस परिचित हैं, तो कहते हैं कि देखो हम लोग एरिस्टोक्रेट, वो अपने आप को फील करते हैं एरिस्टोक्रेट। और एक चीज आपने नोट किया होगा कि जो डीएम बनता है वो डीएम अपने नहीं कहता है कभी, वो कलेक्टर कहता है अपने आप को। आईएएस कभी अपने आप को डीएम नहीं कहेगा खुद को, वो कलेक्टर कहेगा। कलेक्टर कहने में वो जो टोन है एरिस्टोक्रेसी का वो आता है। तो एक आईएएस थे, एक दिन हमने उनसे पूछा, बेसिकली यहाँ मैं इंटरप्ट करता हूँ आपको, कलेक्टर कहने का मतलब ये क्या है? बेसिकली कलेक्टर जो है उसका जो प्राइमरी फंक्शनिंग होता था कलेक्टर का, कलेक्शन वो करना, रेवेन्यू को कलेक्ट करना था। वो आज भी चार्ज लेते हैं, वो ट्रेजरी से ही लेते हैं डीएम साहब। तो यही है कि उसको नाम दिया गया कलेक्टर। दिस इज व्हाई द पोस्ट ऑफ द नेम ऑफ कलेक्टर हैज बीन गिवन टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज ए कलेक्शन इंचार्ज। यस करेक्ट। तो वो बता रहे थे हमको आईएएस साहब, तो हमने उनसे पूछा कि सर जैसे पहले जमाने में क्या होता था, जो आईएएस होते थे, जब आईसीएस कहते थे, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस कहते थे, और आईपीएस को इंपीरियल पुलिस कहा जाता था। हाँ, तो हमने उनसे पूछा तो कहे कि देखो ऐसा होता था, हम पहले जमाने में आईसीएस जब होते थे, हमारा काम ये होता था, अपना सुबह उठे, पोलो वोलो खेले, आके ऑफिस में बैठ गए, जनता आई, मन हुआ तो मिल लिए, उसके बाद 12 बजे के बाद घर गए, किए लंच, 3 बजे के बाद हम लोग विभाग की मीटिंग ले लेते थे, कलेक्शन कितना आया, कौन से गांव से कितना रेवेन्यू आया, और शाम को 2 पैक पी के और घोड़े पे बैठ के एरिया का एक चक्कर लगा लेते। फिर आते थे, अपना डिनर किए, सो गए। नहीं, उस समय तिवारी थे जो बहुत हाई क्लास सोसाइटी के जो लड़के होते थे, जीनियस लड़के होते थे, वही इसमें आते थे। बेसिकली ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल। बाबा साहब अम्बेडकर टाइप के कुछ थे, अपवाद थे जो आ गए थे बड़ा संघर्ष करके, पढ़ाई लिखाई करके, नहीं तो मैक्सिमम वही होते थे, बैरिस्टर हो गया। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है, सत्येंद्रनाथ टैगोर साहब जो थे वो पहले इंडियन थे जो उसमें सिलेक्ट हुए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई साहब सत्येंद्रनाथ टैगोर साहब। और एक जानकारी दे दूं, और उस समय उसका एग्जामिनेशन भी यहाँ नहीं होकर क्या कहते हैं लंदन में लंदन में होता था। और एक दर्शकों को जानकारी दे दूं, शायद किसी को नहीं पता हो कि हमारे हिंदुस्तान में ब्लाउज की जो परंपरा औरतें पहनती हैं, ये सबसे पहले सत्येंद्रनाथ टैगोर की पत्नी ने शुरुआत की थी। उससे पहले हमारे इस टाइप का ब्लाउज नहीं होता था जो आज ब्लाउज यूज करते मिल रहा है, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। धन्यवाद।